अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का झीलों पर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़, माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदरा के कानूनी जवाज़ पर उठाए सवाल। गरीबों के घरों को तोड़ने के बजाय असर व रसूख वाले मकामात पर कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल पर सख्त तनकीद, औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के दावे को झूठा करार दिया। मनोज झा ने मखदूम शुमाली की ताख़ीर पर उठाया सवाल। वज़ीर दाखिला की ज़ुबान पर भी की तनकीद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अदाकार नागार्जुना के ज़ेर मिल्कियत कन्वेंशन सेंटर को मुनहदिम करने के एक दिन बाद ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत झीलों और सरकारी प्रॉपर्टी पर काबिज़ अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने खबरदार किया है कि समाज के बाअसर अफराद भी झीलों पर कब्जा करते हुए पाया गया तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने हरे कृष्णा मूवमेंट के एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि आवाम की बेहतरी के लिए वो लॉर्ड कृष्णा की तालीमात पर अमल पैरा है और झीलों, तालाबों और दीगर सरकारी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदरा नामी एक नया इदारा कायम किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि निज़ाम के दौर में हैदराबाद को झीलों के शहर के तौर पर तैयार किया गया था, मगर हालिया दौर में बाज़ अफराद ने इन झीलों पर कब्जा करके ऐशो आराम के लिए फार्म हाउस बना लिए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले गंदीपेट और हिमायत सागर में फार्म हाउस का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे अवामी नुमाइंदों को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। 430 అడుగులలో ఈ దేశంలోనే అత్యధిక ఎత్తులో ఉండే అతి కొద్ది నిర్మాణాలలో ఈ మందిర కార్యక్రమం ఉండడం, అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండడం, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గర్వకారణం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలుచుకున్నాను. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేపట్టినా అంత సులువుగా అయ్యే పని కాదు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నేను ఆశిస్తున్న 36 నెలల నుంచి 42 నెలల్లో ఇది పూర్తయ్యి మళ్ళీ మనమే ప్రారంభించుకుంటాము అని నిర్వాహకులకు నా విజ్ఞప్తి. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి కూడా నేను తప్పకుండా వస్తాను అని చెప్పి నన్ను ఆహ్వానించాల్సిందిగా నిర్వాహకులందరికీ ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప అవకాశం, అరుదైన అవకాశం కొద్ది మందికే దక్కుతుంది. ఈ అవకాశం చరిత్రలో నిలుస్తుంది. ఇలాంటి అరుదైన అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళాలనేది నా ఆలోచన. వాస్తవంగా 23 తారీఖు రోజు ఉండే కార్యక్రమం అనుకోని పరిస్థితుల్లో నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అయినా 20 తారీఖు రోజు మళ్ళీ నేనే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చే అదృష్టం కలిగింది అంటే ఇది నేను హాజరు అవ్వాలి అని ఆ దేవుడి సందేశం, ఆదేశం అని నేను భావిస్తున్నా. అదేవిధంగా మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారు ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూతో ఉన్న ఈ లేక్ ప్రొటెక్షన్, ఈ చెరువుల యొక్క సంరక్షణ, ఈ చెరువులు మన జీవనాధారం, మన సంస్కృతి. హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రధానంగా 1908లో వచ్చిన వరదలు, ముఖ్యంగా 115 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నగరం మీద వరదలు ఉప్పెనై కమ్మేసి వేలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నది. ఆనాటి పాలకుడు నిజాం సర్కార్ చెల్లించిపోయి వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణమైన ఈ వరదల్ని నియంత్రించాలి అని అంటే ఏమి చేయాలి అని ప్రపంచంలో ఉండే గొప్ప వ్యక్తులందరినీ సంప్రదించి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని, ప్రపంచానికే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అయిన మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని నియమించడం జరిగింది. వారు పూర్తిగా ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ క్షేత్రాన్ని, ఈ భూమి యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకొని వికారాబాద్ అడవుల నుంచి వచ్చే వరదలని నగరం మీద పోటెత్తకుండా ఉండడానికి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ని
నిర్మించి ఫిరంగి सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदरा की निज़ामी कार्रवाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसके लिए कानूनी जवाज़ पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने दावा किया है कि उनके कॉरपोरेटर्स ने मेयर को आगाह किया था कि हैदरा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और उनके रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन चीफ सेक्रेटरी को भी इस बात की इत्तला दी थी। ओवैसी ने कहा कि आज जहां जीएसएमसी का हेडक्वार्टर वाक़ है वहां कभी आबशार हुआ करता था और उन्होंने निकलस रोड और दीगर मकामात पर FTL पर मौजूद इमारतों का जिक्र करते हुए हुकूमत से इस्तफसार किया कि इन मकामात पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ओवैसी ने निज़ाम के दौर की याद ताज़ा करते हुए कहा कि झीलों और तालाबों के अतराफ पत्थर नस्ब किए जाते थे जो पानी की सतह को जाहिर करते हैं। सदर मजलिस ने तनकीद करते हुए कहा कि गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है और इंतबाह किया कि गरीबों की बद्दुआ उनकी तबाही का सबब बन सकती है। ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर्स के जरिए ताकत का मुजाहरा करने वालों को इंतखाबात में अवाम अपने वोट के जरिए शिकस्त देगी और उनके इख्तदार के महल को भी मुनहदम कर देंगे। हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डकर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा तो हूं। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको, तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको। FTL है, CCMB का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत की जानिब से हैदरा के नाम पर जारी कार्रवाई पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो माजी में गैर कानूनी इमारतों की इजाज़त देने वाली थी, आज इन्हीं इमारतों को मिसमार करने का ड्रामा कर रही है। किशन रेड्डी ने इस सूरत हाल को हैदराबाद में हाई ड्रामा करार देते हुए कहा है कि इमारतें बनाने की इजाज़त देने वाले अब इन्हीं इमारतों को गैर कानूनी करार देकर गिरा रही है। वजीर ने सवाल उठाया कि अगर ये तामीरात तजावुज़ात हैं तो फिर उन्हें इजाज़त कैसे दी गई और उन्हें बिजली, पानी और सड़क की सहूलियात कैसे फराहम की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के हर फैसले को सब पर यकसा तौर पर लागू होना चाहिए और जैसा चाहो वैसा करना का नज़रिया दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत को भी इन इमारतों की तामीर की इजाज़त देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि तमाम पहलुओं पर गहराई से बहस हो सके और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जा सके। ఏ రకంగా ట్యాక్సులు వసూలు చేశారు, ఏ రకంగా అనుమతులు ఇచ్చారు, ఏ రకంగా కళ్ళు మూసుకొని అధికారులు పాలకులు కుమ్ముకై ఈరోజు మరి ఈ యొక్క కట్టడాలన్నింటినీ కూడా పెంచి పోషించారో జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనిపైన మరింతగా లోతుగా చర్చించి
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इस बिल का मकसद औकाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि उसे तबाह करना है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वे इस मुजव्वज़ा कानून साज़ी से फौरी तौर पर दस्तबरदार हों। ओवैसी ने कहा कि ये बिल बजाय वक्फ बोर्ड और औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के उनकी तबाही की राह हमवार करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिल में औकाफ़ की तहफ़्फ़ुज़ सयानियत को यकीनी बनाने के लिए कोई दफ़ा शामिल नहीं है और बीजेपी के इस बिल के हवाले से दावे झूठे हैं। ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत औकाफ़ को तबाह करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि मुजव्वज़ा तरामीम से मुसलमानों में यही पैगाम जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उनकी मसाजिद, कब्रिस्तानों और वफ़ करदा ज़रई ज़मीनात को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूज़र उस वक्त है जब मस्जिद में जाके मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वक्फ बाय यूज़र हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र हो गया। किसी एक सूफ़ी की खानखा है, वहाँ पर ज़िक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूज़र हो गया। ख़बरस्तान है, वो वक्फ बाय यूज़र है। वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूज़र को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, क़ब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूज़र नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्ज़ा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूज़र निकालने का तरीक़ा एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, क़ब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकड़ हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूज़र आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप? और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है। अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा, उसको अब जितने प्रॉपर्टीज़ को, जितने वक्फ है, उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहाँ है बताओ आप मेरे को? हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहाँ रहेंगी बोलो आप? दरगाह यूसुफैन है, 400 साल की है, कहाँ से डीड लाएंगे बताओ आप? बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है, वो तो 600 साल पुरानी है, कहाँ से डीड लाएंगे बताओ आप? चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहाँ से लाएंगे? अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके लिए डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगी उसका। हिंदू आरजेडी की राज्यसभा एमपी मनोज झा ने मरदमशुमारी से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला किया है। अमित शाह ने कहा था कि मरदमशुमारी मुनासिब वक्त पर कराई जाएगी, जिस पर मनोज झा ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए सवाल किया,
मुनासिब वक्त कौन सा है? क्या वजीर दाखिला को ऐसी जुबान बोलनी चाहिए? मनोज झा ने बयान में कहा कि मुल्क का हर शहरी जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि कौन सा शख्स किस जगह बैठा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में सबसे बड़ी आफत आई लेकिन मर्दमशुमारी कभी नहीं रुकी और ये 2021 में कराई जानी थी, लेकिन आज तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। झा ने अमित शाह से सवाल किया कि मर्दमशुमारी क्यों नहीं कराई जा रही है और ये ताखीर के पीछे का वजूहात क्या है, जिससे उनकी हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठता है। जनगणना के बारे में पूछा गया था, जनगणना ही नहीं हुई है कि इसके बाद ये पहली बार इस देश में हुआ है। क्यों रोके हुए हो भाई? चिंता होती है, अब शक होता है कि इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5, 3, 4% लोग 96% की तकदीर का लगातार। मरकज में हुक्मरान बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए मोदी हुकूमत में वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह चिराग पासवान ने ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुतालबे की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के हक में रही है और हुकूमत के पास इसका मुनासिब डेटा होना चाहिए। चिराग पासवान ने मज़ीद कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने मोदी हुकूमत से अलहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इससे कबल भी चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के मामले पर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो उनकी हुकूमत से इख्तलाफी राय की अक्कासी करती है। अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना, ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हैं, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। आप युवा नेता हैं, तो क्या झारखंड में अब अलग से चुनाव लड़े या गठबंधन के साथ लड़े? युवाओं को कितना टिकट देंगे? मैं डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं एक अपना एमवाई समीकरण है मेरा, जहाँ पे महिला है और युवा है। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू हो। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद है, शांभवी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट, बीना जी है यहाँ पर, युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी है। राजेश इज वे यंगर देन मी, अरुण जी है यहाँ पर, शांभवी भी यंग, बीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर है हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता जरूर है, युवा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा
पार्टी टिकट दे, ये प्रायोरिटी रहे। झारखंड इलेक्शन जब 5 साल होता है तो एक बार आप नजर आते हैं, आपकी पार्टी नजर आती है, आपके संगठन नजर आते हैं, एक आध सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं, इसको क्या माना जाए? आप एक तरफ कहते हैं कि मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ था, जब मैं जन्म मेरा हुआ था उसमें बिहार ही था, दूसरी तरफ झारखंड को लेकर आपकी पार्टी इस तरह की मंशा रखती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सोच जल्द आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज्यादा अलग नहीं है झारखंड। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरगर्दा लीडरों के साथ एक अहम बातचीत की, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर इख्तलाफात को दूर करना था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और रियासती इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों जमातों के दरमियान मुमकिना नशिस्तों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया गया ताकि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सके। इस मुलाकात का मकसद दोनों जमातों के दरमियान ताउन और समझौतों को यकीनी बनाना था ताकि मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मैदान में मजबूत पोजीशन इख्तियार की जा सके। झारखंड के साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं और होटल ताज पैलेस में क़याम कर रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सोरेन ने अभी तक किसी भी बीजेपी लीडर से मुलाकात नहीं की और न ही उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से बात की है। सोरेन ने वजाहत की है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली आए हैं और उनके दौरे की मुद्दत के दौरान जो भी फैसले किए जाएंगे इसकी इत्तला जल्द दी जाएगी। आप ही लोग देख रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, आप ही लोग देख रहे हैं हर जगह से। तो मेरा यहाँ खड़ा हुआ तो यहाँ भी है, ये होटल भी हम चाय पीना रुक गया, यहाँ भी है जरा आदमी। तमाम राजनीतिक नेताओं की नज़र आप ही पे दादा, जितना जन समर्थन मिल रहा है आपको, बड़े बड़े दिग्गज भी नज़र रखे हुए हैं। चलिए अच्छा है, आज तक हमने जितना, आप लोग बहुत लंबा समय से हमको देखते हैं जमशेदपुर शहर में, झारखंड प्रदेश में, हमारा जो भी कदम उठाते हैं ठोस उठाते हैं, सही उठाते हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जंग में शिद्दत आती जा रही है और हालिया दिनों में जंग की आग लिबनान और ईरान तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ इजराइल ने लिबनान में 100 मिसाइल दागे, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने 300 से ज़ायद रॉकेट लॉन्च किए। इसी दौरान हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के एक ग्रुप ने फ़िलिस्तीनी रहनुमा मोहम्मद मुकर्रम बलावी से मुलाकात की, जो दिल्ली में अल-कुद्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। इस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इसराइल के जरिए फ़िलिस्तीन में जारी कत्ले-आम में हिंदुस्तान की शराकतदारी नहीं हो सकती। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि इसराइल को हो रही गोला बारूद की सप्लाई पर रोक लगाई जाए। इस मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट शामिल थे, लेकिन एक खास बात यह रही कि जनता दल यू के सीनियर रहनुमा के.सी. त्यागी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी ने इस बात को उजागर किया है कि पार्टी मुमकिना तौर पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर रही है। इससे सवालात उठने लगे हैं कि क्या जनता दल यू अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की है या ये पार्टी की दाखिली पॉलिसी की अक्कासी है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त के बाद साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आफरीदी ने टीम की नाक़िस कारकर्दगी, पिच के मेयार और सिलेक्शन के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। आफरीदी ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि यह शिकस्त पाकिस्तान के घरेलू हालात से आगाही की कमी को जाहिर करती है। उन्होंने बांग्लादेश टीम की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने पूरे टेस्ट मैच में शानदार क्रिकेट खेली और अपने खेल की बदौलत पाकिस्तान को शिकस्त दी। आफरीदी का बयान इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं जिनकी तरफ फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। उनकी तनकीद इस बात पर भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी हिकमत अमली और सिलेक्शन में भी बेहतरी की ज़रूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का झीलों पर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़, माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं।
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हैदरा के कानूनी जवाज़ पर उठाए सवाल। गरीबों के घरों को तोड़ने के बजाय असर व रसूख वाले मकामात पर कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल पर सख्त तनकीद। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के दावे को झूठा करार दिया। मनोज झा ने मलतुम शुमाली की ताख़ीर पर उठाया सवाल। वज़ीर दाखिला की ज़ुबान पर भी की तनकीद। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पज़ीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।